हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परीक्षा प्रेप। परीक्षा प्रेप में आज से शुरू हो रही है पर्यावरण। पर्यावरण सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए और इससे वन लाइन वाले क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। आप इसको समझ करके भी सॉल्व कर सकते हैं और याद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ भी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा या महत्वपूर्ण जो नोट रहेगा, मैं आपके लिए बोल करके बताऊंगा कि इसके लिए आपको नोट करना है या आपको खुद समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ, कहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। पर्यावरण, पर्यावरण शब्द हम बचपन से सुन करके आते हैं और हम बोलते हैं कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है, उसके लिए हम बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण की संधि विच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह परि धन आवरण, हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसके लिए शो करता है। साथियों, यहाँ पर स्पेलिंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, परिधन आवरण, यही आपके लिए याद रखना है क्योंकि व्यापम के एग्जाम में व्यापम क्या करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देगा और आपसे पूछेगा कि पर्यावरण की संधि विच्छेद क्या है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम पर्यावरण के अर्थ और संगठक के बारे में बात करते हैं कि चारों ओर का जो वातावरण है, चारों ओर का वातावरण तो हम बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन किनका यह समूह होता है, किन तत्वों का यह योग होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि जैविक और अजैविक तत्वों का योग बताया जाता है, यह पर्यावरण है। अब जैविक और अजैविक तत्व क्या रहेंगे? तो जैविक तत्वों में आपके लिए याद रखना है मानव, वनस्पति और अन्य जीव जंतु जिनमें जीवन होता है, वह आपके लिए जैविक तत्वों में दिखेंगे, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे मानव हो। अजैविक तत्वों की बात करें तो यह स्थल मंडल, पृथ्वी पर जो भी संरचनाएं हैं, पर्वत, पठार, मृदा, मिट्टी। जलमंडल की बात करें, चाहे वह समुद्र का जल हो, चाहे वह झीलों का जल हो, चाहे नदी का जल हो। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरता है। इसके जो भी इसमें जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे पानी बरसना हो, टेम्परेचर का ऊपर जाते ही कम होना हो, यह सभी अजैविक घटकों में आएंगे, अजैविक तत्वों में आएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ एनवायरनमेंट की, यह शब्द आया कहाँ से। तो एक शब्द है साथियों एनवायरन, फ्रेंच शब्द है यह, और इसका हिंदी में अर्थ होता है घिरा हुआ, और इसके लिए अंग्रेजी में बोला जाता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरन से बना एनवायरनमेंट और उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता है कि पर्यावरण होता है। चलिए एक जो अधिनियम के अनुसार एक परिभाषा दी गई है, अधिनियम जो हमारे भारत सरकार ने बनाया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार धारा 2 में एक जो परिभाषा है वह दी गई है कि पर्यावरण किसी जीव का और भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके मध्य अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। क्या मीनिंग हो सकता है इसका? कि ऐसी क्रियाएं जो हम अपने चारों ओर के वातावरण के साथ करते हैं उसके लिए कहा जाता है पर्यावरण। जो हम संरचना बनाते हैं, जो हम दशा बनाते हैं, उसके लिए आप बोलते हो पर्यावरण। तो यह डेफिनेशन साथियों याद रखना है आपके लिए। मैंने घटक आपके लिए पहले ही बता चुके हैं। अब घटकों के जो हम पर्यावरण का निर्माण करते हैं, तो कई पर्यावरणों का निर्माण करते हैं हम, लेकिन उनका सारों का जो योग होता है वह एक पर्यावरण बनाना ही होता है। साथियों तो 4 प्रकार के पर्यावरण आपके लिए याद रखने हैं यहाँ पर। एक भौतिक पर्यावरण, एक सांस्कृतिक पर्यावरण, एक आर्थिक पर्यावरण और एक सामाजिक पर्यावरण। क्या होते हैं यह पर्यावरण, क्या है इनके प्रकार? देखिए, आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम यहाँ की भौतिक और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वह जंगल हो, चाहे वह ज़मीन हो, चाहे वह पेड़ पौधे हों, हम उन सभी का उपयोग कर रहे हैं। हम अपने डेली रूटीन में भौतिक वस्तुओं का और साथ ही प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। इनसे मिलकर के जो भी आवरण बना हुआ है, इनसे मिलकर के जो भी वातावरण हमने बनाया हुआ है, वह कहलाता है भौतिक पर्यावरण। चलिए हम भौतिक पर्यावरण में रह रहे हैं, साथ ही साथ हमने क्या किया है, कुछ संबंध विकसित किए हुए हैं, दोस्ती बनाई हुई है, समाज में रहते हैं, सामाजिक संरचना बनाई हुई है, एक बस्ती का निर्माण किया हुआ है और उसमें हम रहते हैं। तो हम सामाजिक अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, समाज के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वह आ जाएगा सामाजिक वातावरण में। इसी प्रकार जब आप भोजन प्राप्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, आप धन को इकट्ठा करते हैं, धन को व्यय करते हैं, उसकी आय करते हैं, वह सभी क्रियाएं जो इंटरेक्शन होगा वह आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। अब मैं बात करता हूं सांस्कृतिक की। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है?
जिस समाज में हम रह रहे हैं साथियों, उस समाज में हमने कुछ नियम मापदंड बनाए हुए हैं। हम एक संस्कृति को अपनाते हैं। जैसे कि अगर आप घर में जाते हैं और घर में आप अपने पिताजी के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और वो अगर कहीं बैठे हैं तो उनके निचले ही स्थान पर बैठेंगे, कभी साथ बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम स्कूल जाते हैं, अगर हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर या फिर जो टीचर रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, वह हमारे लिए सम्मानीय हो जाते हैं और हम उनसे एक मर्यादित भाषा में बात करते हैं। तो यह क्या रहेगा, यह संस्कृति का जो हमने अपने चारों ओर निर्माण किया हुआ है, यह सांस्कृतिक पर्यावरण में रहेगा और इन चारों पर्यावरण को मिलकर के आप पर्यावरण का ही निर्माण करते हो, जिसके लिए आपको याद रखना है। अब बात करता हूँ मैं मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य के संबंधों की। किस प्रकार के संबंध है हमारे पर्यावरण के साथ। तो सबसे पहले याद रखना है नियतिवाद, उसके बाद संभववाद और नवनियतिवाद। तीन संकल्पनाएं विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियतिवाद की। और नियतिवाद में हम क्या करते हैं, नियतिवाद में हम मानते हैं कि प्रकृति स्वामी है और मनुष्य दास है। इस पूरे पर्यावरण में, इस पूरी संकल्पना में कहा गया है कि नियतिवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को बनाया हुआ है, प्रकृति स्वामी है और मनुष्य क्या है, उसका दास है। याद रखना साथियों, इसके जो विचारक हैं वह हम्बोल्ट, रैटजेल और कार्ल रिटर हैं। कार्ल रिटर, रैटजेल और हम्बोल्ट हैं नियतिवाद के जो विचारक हैं, नियतिवाद की जो संकल्पना के विचारक हैं। इसकी मेन लाइन है प्रकृति क्या है, प्रकृति स्वामी है और मनुष्य दास है। इसके लिए आपको नोट करना है कि नियतिवाद में क्या दिया गया है। आगे हम बात करते हैं संभववाद की। संभववाद क्या होता है? संभववाद में बताया गया है कि मनुष्य ने पर्यावरण पर विजय प्राप्त कर ली है और मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको ला सकता है और उसको अपने अनुसार ढाल सकता है। इस विचार में कहा गया है कि अब मनुष्य के जो विवेक और बुद्धि के अनुसार सब कुछ संभव हो चुका है, वह प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को इसमें प्रभावी दिखाया गया है और प्रकृति के लिए इसमें कम प्रभावी दिखाया गया है। तो याद रखना है कि संभववाद में मनुष्य का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और इसके जो विचारक हैं वह है विडाल डी ब्लास, बुझ और ईसा बोमेन। याद रखना है विडाल डी ब्लास, बुझ और ईसा बोमेन इसके जो हैं आप बोल सकते हैं कि विचारक हैं, संकल्पनाओं को मानने वाले हैं। अब बात करते हैं नवनियतिवाद की। नवनियतिवाद क्या बोलता है? नवनियतिवाद बोलता है साथियों कि इस पृथ्वी में ना ही प्रकृति स्वामी है, ना ही मनुष्य दास है, ना ही मनुष्य स्वामी है और ना ही प्रकृति दास है। एक दूसरे का परस्पर सहयोग और परस्पर संबंध इस संकल्पना में दर्शाए गए हैं। इनके अनुसार रुको और जाओ का जो सिद्धांत है, ट्रैफिक सिग्नल में जो हम यूज़ करते हैं रुको और जाओ, अगर लाल बत्ती होती है तो हम रुक जाते हैं, वो ग्रीन होती है तो हम निकल जाते हैं। इनके अनुसार कहा गया है कि आपको दोहन करना है एक निश्चित मात्रा में। आपके लिए ऐसे संबंध बनाने हैं कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो और मनुष्य के लिए भी नुकसान ना हो। तो इस प्रकार के सिद्धांत को बोला जाता है नवनियतिवाद का सिद्धांत। और ग्रिफ्थ और स्पैट नाम के जो विचारक थे उन्होंने इस संकल्पना को माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य और प्रकृति में क्या है, एक सहयोगात्मक संबंध है। चलिए, तो यह थी मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य संबंध। 3 प्रकार के संबंध आपको याद रखना है। अब अगर पूछा जाए कि विभिन्न कालों के अनुसार पर्यावरण के मध्य संबंध मनुष्य का कैसा रहा है, साथियों विभिन्न काल मतलब कि अनादिकाल से आदिकाल से चला आ रहा है मनुष्य और प्रकृति का संबंध। जब हम भौतिक पर्यावरण में हुआ करते थे या भौतिक पर्यावरण की हिस्सा हुआ करते थे, या मैं बात करूं आपके लिए कि जब हम जानवरों की तरह, एक बंदरों की तरह अपना लाइफ स्टाइल जीते थे, उस समय हम क्या करते थे? मनुष्य क्या करता था? आखेट करता था, शिकार करता था, क्या करता था? कंदमूल फल खाता था। और हम इसमें प्रकृति से लेते थे और प्रकृति को देते भी थे। तो प्रकृति दाता की भूमिका में भी होती थी और ग्राही की भूमिका में भी होती थी। मनुष्य भी दाता की भूमिका में होता था और ग्राही की भूमिका में होता था। कैसे?
इतने सारे फल फूल हमें प्राप्त होते थे, हम उनको खाते थे आखेट शिकार काल के समय, तो हम वहीं के वहीं अनजाने में बीज फेंक देते थे तो प्रकृति अपने आप ग्रो कर जाती थी, उस पेड़ को अपने आप खड़ा कर देती थी। यह अनजाने में हम करते थे, पृथ्वी से लेते थे और पृथ्वी के लिए देते थे, या फिर हम प्रकृति से लेते थे और प्रकृति के लिए देते थे। अब मैं बात करता हूँ पशुपालन की। तो पशुपालन धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई। आप सभी को पता है कि हमने पशुपालन करना स्टार्ट किया, शुरुआत की। पशुपालन करने के बाद हमने बस्तियां बनाना शुरू कर दी, और बस्तियां जब हमने बनाई तो हमने नेचर में थोड़े बहुत बदलाव किए, प्रकृति में थोड़े बहुत बदलाव किए। जिस प्राकृतिक अवस्था में हम शिकार या आखेट काल में रहा करते थे, अब हमने उसके लिए बदल दिया। बदलने के बाद हमने क्या किया, पशुपालन स्टार्ट किया, बस्तियाँ बनाना प्रारंभ की, और बस्तियाँ बनाना जब हमने प्रारंभ की तो बदलाव आया। और इस मानव के लिए, जिस मानव ने पशुपालन शुरुआत किया, उस मानव के लिए कहा जाता है रूपांतरण कर्ता। इसने चेंज किए हैं, प्रकृति में चेंज लाने की शुरुआत की है, इसके लिए कहा जाता है रूपांतरण कर्ता। अब धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि विवेक और बदलती गई और बढ़ती गई। उसने जो बीज थे उनको उगते हुए देखा कि हाँ, कुछ अपने आप पौधे निकल रहे हैं और प्रकृति हमारे लिए कुछ दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक कंट्रोल्ड तरीके से एक कृषि करना शुरुआत की। कृषि करना शुरुआत की किस प्रकार से कि उन्होंने वनों को काटा और जो फसलें उनके लिए महत्वपूर्ण होती थी, खाने में जो अच्छी लगती थी, उनकी खेती उन्होंने प्रारंभ कर दी। इस प्रकार की खेती, अगर पूछा जाए कि कृषि काल में जो मनुष्य था वह किस प्रकार की खेती करता था, तो याद रखना है आपके लिए, झूमिंग प्रकार की जो खेती थी, जो कृषि थी, वह करता था। मनुष्य जंगलों को काटता था और जंगलों को काटने के बाद वहाँ की मिट्टी में खेती करता था। चलिए, अगर कृषि काल में मनुष्य बड़े पैमाने पर कृषि करना प्रारंभ कर चुका है, तो उसका क्या मतलब होगा कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, वह आर्थिक क्रियाएं करने लगा है, वह पूंजी को संजो रहा है। तो आर्थिक मानव वह कहा जाएगा, आर्थिक मानव, क्योंकि उसने अर्थव्यवस्था संबंधी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसका मानना है कि हम अपने पास पूंजी का संचय करेंगे और समाज में हम थोड़ा बहुत खर्च करने का और आय करने के लिए कार्य करेंगे। तो ऐसे मानव को आर्थिक मानव कहा जाता है। साथियों, मैं शुरुआत के 3 रिपीट कर रहा हूँ। आखेट या शिकार का काल दाता एवं ग्राही का काल। क्यों पूछा जाए अगर कि दाता एवं ग्राही का संबंध मनुष्य का किसके साथ रहा है, तो आखेट एवं शिकार काल के समय रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पशुपालन के दौरान जो मनुष्य था उसके लिए किस भूमिका में रखा गया है, तो याद रखना रूपांतरणकर्ता की भूमिका में रखा गया है। अब अगर मैं बात करूं कि कृषि काल जो है वह, उसमें किस प्रकार के मानव का विवरण दिया गया है, तो याद रखना आर्थिक मानव उसके लिए कहा गया है और यह झूमिंग प्रकार की खेती किया करता था। धीरे धीरे हमने ग्रोथ की, हमने बदलाव किए और हम जब तकनीकी युग में प्रवेश करें तो हमने वनों के लिए अनाधुंध कटाई की, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते समय हमने यह नहीं सोचा कि इसके प्रकृति पर क्या विनाशकारी परिणाम होंगे। इसीलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो समय आया उसमें मनुष्य की भूमिका विध्वंसकर्ता की बताई गई है। डिस्ट्रॉयर आप बोल सकते हो कि इसने प्रकृति के नाश करने के लिए ही कदम उठाए, ना कि उसके उत्थान के लिए। लेकिन समय आगे बढ़ रहा है। आज हम जिस समय में जी रहे हैं वह समय है आधुनिक काल। आधुनिक काल कई किताबों में यह मिलेगा, नहीं मिलेगा। यह सतत विकास का काल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पढ़ते हो। अब मनुष्य के लिए लगने लगा है कि हम इस जो प्रकृति में अगर सहयोगात्मक रवैया रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी प्रकृति हमारे साथ रहेगी, वातावरण बना रहेगा। इसलिए अब वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने, ओजोन परत को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ वनों के विकास के लिए भी प्रयासरत है। तो यह जो काल है यह सतत विकास का काल है, आधुनिक काल है। साथियों, एक बार मैं पूरा रिवाइज करता हूँ। पर्यावरण का अर्थ चारों ओर का वातावरण किससे बना है? जैविक एवं अजैविक घटकों से। जैविक एवं अजैविक घटक कौन से होंगे? मानव, वनस्पति एवं अन्य जीव, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जो सूक्ष्म जीव रहेंगे, वह जैविक तत्वों में आ सकेंगे।
अजैविक में जल, स्थल, वायुमंडल में जो भी संरचनाएं आप देखते हो जो लिविंग नहीं है वह सभी क्या आएंगी, अजैविक तत्वों में आएंगी। जैसे कि जल, ताप, दाब, यह सब वायुमंडल से, स्थल मंडल से जुड़े हुए हैं। पर्वत, पठार, चट्टान, मृदा, यह सब अजैविक तत्वों में आएंगी। फिर मैंने आपके लिए बताया था एनवायरनमेंट और एनवायरन शब्द। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो इंटरेक्शन के साथ परिभाषा दी गई है उसके लिए बताया था। पर्यावरण के प्रकार सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और भौतिक, इन सभी के लिए मैंने डिस्कस किया है कि भौतिक पर्यावरण जो भौतिक एवं प्राकृतिक वस्तुओं से मिलकर के बना हुआ है। समाज में हम रहते हैं, समाज में कुछ क्रियाएं करते हैं तो वह सामाजिक पर्यावरण हो जाएगा। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपकी जो दोस्ती है वह इसमें आप कंसिडर कर सकते हो, ले सकते हो। आर्थिक में हम कमाने की जो हम आय व्यय की जो वातावरण का निर्माण करते हैं वह आर्थिक पर्यावरण होगा। सांस्कृतिक में जो हमने रहन सहन, तौर तरीके, परंपराएं, प्रथाएं बनाई हुई हैं उनमें आप सांस्कृतिक पर्यावरण को रख सकते हो। फिर मैंने मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य संबंध बताए कि नियतिवाद में मनुष्य जो है वह प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति स्वामी है और मनुष्य दास है। संभववाद में मैंने बताया कि मनुष्य प्रभावी हो चुका है, मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, ऐसा कुछ विचारकों ने बताया है। नवनियतिवाद में बताया गया है कि दोनों का बैलेंस एक सा है, सहयोगात्मक रवैया है। अगर विनाशकारी परिणाम चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ो, वरना रुकने और जाओ के कंसेप्ट पर काम करना पड़ेगा कि जहाँ प्रकृति अनबैलेंस्ड होती दिखती है वहाँ पर आपके लिए रुकना पड़ेगा और आगे उसके लिए मूव थोड़े समय बाद आप कर सकते हो जब प्रकृति अपने आप को अपने हिसाब से ढाल सकेगी। चलिए, तो नवनियुतिवाद, संभववाद, संभववाद मैंने आपको तीनों बता दिए कंसेप्ट। विभिन्न काल क्रमों में मैंने बताया आपके लिए कि आखेट एवं सकार का काल दाता एवं ग्राही का काल हुआ करता था। पशुपालन में रूपांतरण कर्ता की भूमिका में था। पशुपालन के बाद कृषि काल में जो था वह आर्थिक मानव के रूप में देखा गया, झूमिंग कृषि किया करता था। और उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जब काल आया तो उसमें विध्वंसकर्ता की भूमिका में मनुष्य को रखा गया है। तो साथियों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है, और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ना है। आप हमारी फैकल्टी को सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अगर कोई भी डाउट कहीं आता है तो आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकें। उन सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएंगी। तो वर्ग 3 में यह पर्यावरण का पहला लेक्चर था। अगला लेक्चर कल रहेगा और कल हम या आने वाले समय में इनकी जो लेंथ है वह थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। तो आप अभी सिर्फ पर्यावरण का अर्थ समझिए और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं वह नोट कीजिएगा। धन्यवाद।